अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते, हमारे साथ बैठते तो बहुत अच्छा होता। आज की तारीख में हमारा देश पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने भीख मांग रहा है। यह कहना है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। दरअसल पीएम मोदी का जलवा ही ऐसा है कि पाकिस्तान में आज हर जगह उनकी डिमांड हो रही है। मास्टर स्ट्रोक ही पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मोदी ने विदेश नीति के जरिए खेला है कि आज हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की डिमांड कर रहा है और दुनिया देख रही है भारत की कूटनीति। आखिर कैसे भारत की इस डिप्लोमेसी के सामने तमाम देशों की हेकड़ी निकल गई है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज बात मोदी की कूटनीतिक सेंचुरी की। क्रिकेट में सेंचुरी होती है जिस तरह से, उसी तरह से डिप्लोमेटिक सेंचुरी प्रधानमंत्री मोदी की तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर 25 देशों की यात्रा कर ली। 50 देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रपति, 50 राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 100 दिनों में मुलाकात की। पूरी तरह से अगर यह कहा जाए कि मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है तो कोई गलत बात नहीं होगी। और क्योंकि कूटनीति में सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रहित, किसी भी देश का राष्ट्रहित, किसी भी देश के लोगों का हित सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इस बात को कहता रहा है और भारत न सिर्फ कह रहा है बल्कि पूरी दुनिया भारत के इस पक्ष को मान रहा है, समझ रहा है और खुद भी उसके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति इसी बात को केंद्र में रखकर बनाता है कि भारत की विदेश नीति में एक बात जो हमेशा रही कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं रहता। भारत कभी किसी गुट में शामिल नहीं रहता। ये बात भारत की आज़ादी के वक्त के बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं और ये भारत की खासियत है, भारत की खूबी है कि तमाम गुट, अलग अलग गुट, सब चाहते हैं भारत हमारे साथ आ जाए, भारत हमारे पाले में रहे और भारत हमारे साथ आकर हमारी बात को करे। लेकिन भारत कहता है ना, हम किसी गुट में नहीं आने वाले, हमारा अपना गुट है, हमारे देशवासी सबसे पहले हैं, हमारे देश की ज़रूरत सबसे आगे है। याद कीजिए, जब यूरोप के देशों की तरफ से यह सवाल पूछा गया, रशिया और साथ ही साथ यूक्रेन की जब जंग चल रही थी, कि भाई आप पेट्रोल रूस से क्यों खरीद रहे हैं, आप किस वजह से पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप वहां से तेल आयात करें, सीधा दो टूक कह दिया गया ना। जब यूरोप अपने हितों को ध्यान में रखकर बड़ी मात्रा में तेल आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं करेगा। इसलिए यह सवाल उठाने से पहले अपने आप को देखो। तो ये दो टूक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कहने की बात आई है, यह सिर्फ भारत ही कर सकता है, मोदी के नेतृत्व में भारत कर सकता है। और पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से हिट साबित हुई है, उसका क्या गवाह है? उसका एक गवाह है, भारत सरकार ने कई विदेशी नेताओं से मेलजोल बढ़ाया, कई तरह के समझौते किए, व्यापारिक समझौते किए। व्यापारिक समझौते के साथ साथ ये समझौते सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरणों को लेकर तमाम जो रक्षा ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भारत ने सौदे किए, न सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी रक्षा उत्पाद को भारत आगे आ रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे थे अभी हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाह रहा है पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए आता है। नवाज शरीफ इस बात को कह रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ही इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत तो प्रधानमंत्री गए नहीं। कौन गए? एस जयशंकर ने कूटनीति में कूट कूट कर पाकिस्तान को पटका है। बोल दिया आतंकवाद और साथ ही साथ व्यापार साथ में नहीं चल सकते। चीन भी भारत में वहां पर मौजूद था एससीओ सम्मेलन में। चीन को भी दो टूक कह दिया कि दूसरे देश की सीमा पर कभी भी नजर आपको नहीं रखनी चाहिए। और यह भी कह दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विकासशील देशों की जगह बननी चाहिए। एससीओ के इस मंच से इन बातों को उठाया जाना चाहिए कि विकासशील देश भी यूएनएससी का हिस्सा बने। ये दमदारी के साथ जो इस्लामाबाद में एस जयशंकर ने बात रखी है, आज सभी एक बार फिर से उनके मुरीद हो गए हैं, फिर से कायल हो गए जिस तरीके से भारत की एक कूटनीतिक देखने को मिल रही है। बात हाल ही में जो आसियान देशों का सम्मेलन हुआ उसकी भी करें, लेकिन यहां अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ये कह रहा है भारत का खजाना भरा हुआ है, भारत अपने देश में G20 सम्मेलन कर रहा है और पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए चीन पहुंच रहा है, अरब देशों के पास पहुंच रहा है, भीख मांग रहा है। लिटरली वैसे ये तो नहीं कहा कि भीख मांग रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मदद के लिए अपनी मांगों को रख रहा है। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और यह स्थिति आ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि एक ना एक दिन आएगा जरूर जब मोदी
और हम लोग बैठेंगे और भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बात करेंगे। बहरहाल ये बात यहाँ की एससीओ मीटिंग की रही। पाकिस्तान में किस तरह से मोदी जी की डिमांड है उसकी बात होगी, लेकिन आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों गए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दरअसल जो साउथ चाइना सी का पूरा विवाद है और चीन से प्रताड़ित देश हैं वो इस आसियान गुट के मेंबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्विटेशन मिला। इस स्पेशल इन्विटेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और इस दौरान साउथ एशिया सी में चीन को घेरने का एक तरह से पूरा प्लान तैयार हुआ। व्यापार को लेकर बात हुई, कैसे दोनों तमाम देशों की जो मेंबर्स हैं, चाहे मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, जो देश हैं आसियान के, उनके बीच में समझौता हुआ कि कैसे दोनों देशों की तरक्की, सभी देशों की तरक्की आगे हो। और ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 25 देशों का दौरा किया है 100 दिनों के अंदर। सबसे पहले शुरुआत हुई थी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इटली में न्योता दिया गया था मेलोनी की तरफ से, उनकी राष्ट्राध्यक्ष हैं, और इस न्योते को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया। इटली में वो गए, दौरा किया, मेलोनी से बातचीत की। जो बाइडेन भी मौजूद थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं रहे। दोनों देश की जरूरत बहुत समान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं एक दूसरे के। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो दिया गया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है और इसकी ज़रूरत भी थी। और ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ये सालों की जो मेहनत की जा रही है 2014 के बाद से लगातार अब तीसरे कार्यकाल में आकर एक ही उद्देश्य से, बस एकदम जो अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी उसी तरह से देश का हित प्रधानमंत्री मोदी को, देश की सरकार को दिखाई दे रहा है। और एक और बात यहां पर मैं करना चाहूंगा, कूटनीतिक फैसले जो लिए गए हैं उसका इंपैक्ट ये दर्शाता है, दिखाता है कि भारत की धाक, भारत का रुतबा, भारत किस तरह से अपनी साख जमा रहा है। एक और मामला सामने आया है कनाडा का। भारत और कनाडा के बीच जो तल्ख रिश्ते देखने में आ रहे हैं सामने, सितंबर पिछले साल की बात है, निज्जर नाम का एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी मारा गया। खालिस्तानी एजेंडे पर वो काम कर रहा था। कनाडा ने आरोप लगाया भारत सरकार पर कि निज्जर की हत्या भारत ने की है और इसको लेकर लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहते रहे कि ये सब कुछ किया धरा भारत का है। कनाडा की पुलिस आती है, कहती है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गैंग की तरफ से भारत सरकार ने हत्या करवा दी निज्जर की। अब ये बताए कनाडा की पुलिस, अभी तक वो बताने में कामयाब नहीं हो पाए कि ये हत्या का मकसद क्या था। कोई भी अगर हत्या की जाती है, कोई भी अगर क्राइम किया जाता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। लेकिन कनाडा की पुलिस नहीं बता पा रही कि निज्जर की हत्या करने के पीछे मोटिव क्या था और जो हमलावर थे उनके पास हथियार कहां से आते। यानी साफ तौर पर एक ऐसी झूठी कहानी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही जा रही है। और क्यों कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, इसका भी एक कारण है। अगले साल कनाडा में चुनाव है, कनाडा में चुनाव है और जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि कनाडा में भारत के पंजाब के प्रांत के कई सारे लोग रहते हैं और उन वोटर्स को टारगेट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह बात कही गई है। लेकिन भारत को यह बात बहुत नागवार गुजरी और आज भारत ने यह साफ तौर पर कह दिया कि सबूत लाइए, नहीं तो इस तरह के आरोप मत लगाइए। और तमाम आरोपों को खारिज करते हुए आज के भारत की तरफ से ट्रूडो सरकार के इन ओछे, स्तरहीन, घटिया आरोपों के जवाब दिया गया और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई थी, कनाडा के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को कनाडा से वापस बुला लिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक और आईना कनाडा को दिखाया आज के भारत की कूटनीति ने। जो भी कनाडा के राजनयिक यहां भारत में थे उन्होंने कहा गेट आउट, जाइए वापस कनाडा, आपकी जरूरत यहां पर नहीं है। अपने प्रधानमंत्री को बोलिए भारत के ऊपर इस तरह के आरोप ना लगाएं। तो तमाम लोगों को जो राजनयिक यहां पे कनाडा के थे उनको बाहर भेज दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आज से पहले इस तरह का कभी स्टैंड लिया गया होगा भारत की तरफ से? क्या खुलकर भारत ने एक कनाडा जो कि विकसित देश है उससे सीधा पंगा ले लिया, सीधा टक्कर ले ली? क्योंकि भारत के लिए उसके देश का हित सबसे ऊपर है और इसीलिए जब ये एक्शन लिया गया कनाडा पर, कनाडा बैकफुट पर आ गया और ट्रूडो घबरा गए। और ट्रूडो घबराए इसलिए भी हुए हैं कि ट्रूडो की पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं ये कहां पंगा ले लिया, ये कहां पंगा ले लिया आपने भारत से। खुद कह रहे हैं ट्रूडो से कि आप हट जाइए, आपके दम पर हम चुनाव अगले साल जीतने वाले नहीं। और मैंने बताया ना आपको, ट्रूडो सब कर ही रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, भारत से पंगा ले रहे हैं क्योंकि वोटर जो हैं उनको लग रहा है कि जो
पंजाब प्रांत के लोग वहाँ बसे हुए हैं जो अस्थायी निवासी हो चुके हैं और वो ट्रूडो को मदद करेंगे अगर इस तरह का वो स्टैंड रखते हैं तो। वैसे एक एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है कि लिबरल पार्टी है यानी कि ट्रूडो की, उनके सांसद कहते हैं अब ट्रूडो साहब आपके बस की नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री का पद। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम यहाँ कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात करने के साथ साथ हमने इटली के दौरे की भी बात कर ली, लेकिन एक तरफ मुइज़्ज़ू, नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, वही मुइज़्ज़ू जो कि चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाते हैं, मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप में जाकर अपनी एक फोटो ट्वीट की थी, क्या कुछ नहीं कहा गया। भारत ने फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए, अपनी बात को बताते हुए कह दिया कि 2000 किलोमीटर दूर जो द्वेष मालदीव बैठा है उसको हम सबक सिखा कर रहेंगे। इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी मालदीव ने, इस नारे पर चुनाव जीत लिया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। वो दरअसल चीन के हाथों में खेल रहे थे और चीन के हाथों में खेलते उन्होंने भारत के खिलाफ ये किया, लेकिन फिर से एक बार इस देश को पटखनी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो भारत विरोधी एजेंडा था उसको सबक सिखाया। मुइज़्ज़ू साहब उल्टे पैर दौड़ते हुए भारत में वापस आए और बता दिया भारत को अपना अभिन्न अंग, भारत को अपना एक अभिन्न दोस्त बता दिया, माफ कीजिएगा, भारत को अपना दोस्त बता दिया और यह कह दिया कि भारत और मालदीव की दोस्ती को लेकर जो भी देश, यानी नाम नहीं लिया उन्होंने चाइना का, यह कह दिया कि भारत और मालदीव की दोस्ती को लेकर जो भी देश आंख दिखाएगा, जो भी देश हमारे बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यह विवाद शुरू हुआ था दरअसल 70 सैनिकों को मालदीव की तरफ से वापस भेजने का ऐलान कर दिया गया था। मालदीव को यह लगा कि लक्षद्वीप को प्रमोट करके भारत मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता है। 20 लाख टूरिस्ट अगर मालदीव में आते हैं तो 2 लाख सैलानी भारत से जाया करते थे, लेकिन भारत ने ऐसी कूटनीतिक पटखनी दी कि मालदीव को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना, आज के भारत से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है और वो समझ में आ गया कि चीन हमारा इस्तेमाल कर रहा है और भारत के बाद चीन और रूस वो दो ऐसे देश हैं जो कि फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर मालदीव को मानते हैं। अब जब सारी ये चीज़ें होती रहीं तो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू यहाँ पर आए, पूरी बातचीत हुई और अब जाकर उनको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये आज का भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं और अगर कोई भारत के लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात करता है तो उसका सबक भी वो सिखाना जानते हैं। रूस और यूक्रेन का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 100 दिनों के अंदर किया और ये दौरा ऐसे वक्त में किया जब दोनों ही देशों के बीच युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया टकटकी लगाए यही देख रही थी कि भारत की ये कूटनीति क्या रंग लाती है। खुद व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, न्योता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। न सिर्फ न्योता दिया बल्कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी तरह से रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। और व्लादिमीर पुतिन के ही ये शब्द थे जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकता है। और जब ये बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई और जब दौरा रूस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो एक आस जगी कि जिस आत्मीयता के साथ कंधे पर हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, तो ये मोदी की धमक है, मोदी का असर है। प्रधानमंत्री मोदी वाकई में व्लादिमीर पुतिन को समझा सकते हैं कि जंग किसी के हित में नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग युद्ध का नहीं है, इस युग में शांति जरूरी है और सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। रूस जब गए तो रूस के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया और यूक्रेन का दौरा करने के दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की को भी समझाया कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। उम्मीद है, सभी आस लगा रहे हैं कि शायद भारत यूक्रेन और रूस के साथ बैठकर या रूस और यूक्रेन की दोनों की बातों की सुलझाकर इस युद्ध को रुकवा सकता है। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट आ जाती है,
इजराइल और ईरान को आप बिल्कुल यहाँ पर लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इजराइल और ईरान, इन दोनों देशों के बीच में जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर भारत का क्या स्टैंड है। इजराइल का भी दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं कि उन्होंने इजराइल में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके पूरी अपनी बातों को रखा और समझाया कि भाई पूरी दुनिया में शांति की जरूरत है, पूरी दुनिया चाहती है कि किसी भी तौर पर मानव का नाश ना हो। और शायद ये जो हमने यूक्रेन की यात्रा बताई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के थे जो रूस गए थे और रूस में जाकर उन्होंने माफ कीजिए यूक्रेन गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इजराइल से जो हथियारों का भारत ने समझौता किया, नेतन्याहू ने पीएम मोदी का अपना दोस्त बताया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्यों को लेकर फिलिस्तीन के प्रयासों का समर्थन किया। मतलब भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही अपने अपने तरीके से देख रहा है। उधर भारत के स्टैंड का इजराइल बुरा नहीं मान रहा, उधर फिलिस्तीन भी बुरा नहीं मान रहा। दोनों को ही अपनी तरफ से भारत ने साधने की कोशिश की और सटीक तरीके से यही कूटनीति है। और यही कूटनीति है कि आज की तारीख में ईरान भी जो इस वक्त ये अंदेशा जता रहा है कि इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल से उसने हमला किया, अब क्या इजराइल हमला करेगा, क्या इस हमले को रोका जा सकता है? और उसकी भी उम्मीद भारत से ही टिकी हुई है। उसकी भी यही आस है कि भारत ही इजराइल को समझा सकता है, भारत ही इजराइल को बता सकता है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। वो ये तक भारत को कह रहा है कि ईरान में भारत के भी कई सारे ऐसे हित हैं जो कि इजराइल के हमला करने के बाद या युद्ध में आने के बाद कहीं ना कहीं संकट पैदा कर सकते हैं। एक बात और यहां पर जरूरी हो जाती है कि भारत न सिर्फ इस वक्त जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जो 2 देश आमने सामने या 2 ध्रुव इस वक्त लड़ाई के चल रहे हैं, इसके अलावा व्यापारिक स्तर पर भारत कितना आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर की यात्रा की थी, सिंगापुर के साथ साथ ब्रुनेई की यात्रा की थी। ब्रुनेई की तरफ से न्योता दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, वहां पर जाकर व्यापारिक समझौते किए गए। और सिंगापुर में क्योंकि मोदी मीन्स बिजनेस, सिंगापुर में जाकर, सिंगापुर एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के उत्पाद में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो दुनिया की 10 टॉप की सेमीकंडक्टर की जो फर्म्स हैं, उसमें से 9 के ऑफिस कहाँ हैं? सिंगापुर में। और भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं सेमीकंडक्टर ही अगला भविष्य है। हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगता है, हर चीज़ में। और सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन भारत में तैयार हो, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भारत में हो। सिंगापुर से समझौता इसी को लेकर किया गया। सिंगापुर में जब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई तो यही बात निकलकर सामने आई कि हम हमेशा व्यापारिक हितों के लिए एक दूसरे के साथ हैं। साउथ चाइना सी का जो इस वक्त स्थिति है, वहाँ शांति बनी रहनी चाहिए। यानी कि ये तमाम देशों को लामबंद करने में भारत लगा हुआ है। और जो दूसरी भारत के लिए थ्रेट हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनको साधने की कोशिश भारत की तरफ से लगातार की गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो इस बात पर केंद्रित है कि भारत के जो हित हैं वो हमेशा सर्वोपरि रहें। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ज़रिए भरपूर पूरे तरीके से भरा रहे। भारत की ये कोशिश रहे कि जो भी पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन की स्थिति हो रही है उसमें अहम रोल भारत किरदार अपना प्ले कर सके, और जो युद्ध की स्थिति बन रही है उसको रोकने की भारत कोशिश कर सके। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और जो देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, चीन को 2 टूक संदेश भारत देने का आज मादा रखता है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को मजबूर करता है कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारत और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेगा। तो यही आज की स्थिति है और यही आज की सच्चाई है। और उम्मीद कीजिए कि अगर 100 दिनों में यह स्थिति इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में लेकर आए हैं तो आगे चलकर क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत की विदेश नीति जो आज की तारीख में आगे बढ़ रही है उसमें किसी और बदलाव की ज़रूरत है, किसी तरह की सुधार की ज़रूरत है? क्या कुछ भारत को करना चाहिए? ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप हमको बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।